तहरीक इंसाफ की अवामी राबता मुहिम आज मेलसी में पेंडाल सजेगा। वजीर आजम इमरान खान बड़े जलसायाम से खिताब करेंगे। अवाम का गैर मामूली जोशो खरोश, हर तरफ PTI के झंडों की भरमार। ऑपोजिशन ने सर्कस लगाई हुई है, करप्शन बचाने के लिए सब एक हो गए हैं। मैदान सियासी हो या पार्लिमानी, वजीर आजम इमरान खान ने हर महाज पर इन्हें शिकस्त से दो चार किया। साबिक हुक्मरानों ने बैरून मुल्क असासों को बचाने के लिए ड्रोन हमलों की इजाजत दी। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद। वस्ती पंजाब मंडी बहाउद्दीन के बाद आज जनूबी पंजाब विहाड़ी के अवाम भी वजीर आजम इमरान खान का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। वजीर ममलकत इत्तलात फर्रुख हबीब। पंजाब के पसमानदा इलाकों के लिए 300 अरब से ज्यादा के सैकड़ों तरक्याती मंसूबों पर तेज रफ्तारी से काम जारी। विहाड़ी में 17 अरब रुपए मालियत के 170 तरक्याती मंसूबे खित्ते को आवाम को तरक्की याफ्ता इलाकों के मद्दे मुकाबिल लाखड़ा करेंगे। कामयाब रैलियों और भरपूर इज्तिमात के बाद PTI का सिंध हुकूक मार्च आखिरी मरहले में दाखिल। सिंध के अवाम को जुल्म बर्बरियत से निजात दिलाने और जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ कलमाए हक बुलंद करते हुए ये काफिला आज कराची पहुंचेगा। कायदीन अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी की पंजाब में कोई सपोर्ट नहीं, आइंदा इलेक्शन में जमानतें जब्त करवाएगी। खवातीन को हर शोबे में आगे लाना चाहते हैं। आलमी यौम निस्वा भरपूर अंदाज से मनाया जाएगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर। जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का 49वां इजलास। मशरकी भारत की 7 रियासतों का आज़ादी के लिए एहतजाजी कैंप और मुजाहरा। हमारी अपनी ज़बान, अपना मजहब और अपनी सकाफत है। भारत को कभी अपना मुल्क नहीं समझा। आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। अलहदगी पसंद कायदीन। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रूसी हम मनसब के साथ टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरगेई लावरोव की पेशावर धमाके की मज़म्मत। पाकिस्तान का यूक्रेन तनाज़े की सिफारती हल पर जोर। रूसी फौज की यूक्रेन के शहरों खार्किव, मारियोपोल और सोमी पर शदीद गोलाबारी। कांग्रेस यूक्रेन को मजीद फंड्स फ्राहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। सदर जो बाइडन का यूक्रेनियन हम मनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर राब्ता। वीज़ा और मास्टर कार्ड का रूस में ऑपरेशन मुअत्तल करने का ऐलान। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 7 अफराद जाँ बहक। मजीद 755 केसेस रिपोर्ट, शरह 2% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में 10 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। 12 करोड़ 70 लाख से ज्यादा अफराद को पहली खुराक लग गई। मोहब्बत, यगानगत और खुलूस से भरपूर कदीम सराकी सकाफत आज भी जिंदा और ताबिंदा। सराइकी कल्चर डे आज भरपूर जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। सराइकी ज़बान और अदब अजरक की अपनी शानदार तारीख और रवायत है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार। Beautifully bowled. Naseem Shah. रावलपिंडी क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन का खेल। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर की सेंचुरियां। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 476 रन 4 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी। अजहर अली ने 185 और इमामुल हक ने 157 रन बनाए थे। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। न्यूजीलैंड में 12वां विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। भारतीय खवातीन टीम का पाकिस्तान को जीत के लिए 245 रन का हदफ। समृति मंधाना, सुना राना और पूजा वसत्रा की निस्फ सेंचुरियां। निदा डार और नशरा सिंधु की 2-2 विकेटें। हदफ के ताक़ुब में कौमी खवातीन की बैटिंग जारी। इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। चेल्सी की बर्नले को 4 गोल से शिकस्त।
काई हावर्ट्स की 2 गोल, लिवरपूल ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 1 गोल से मात दी। ईपीएल के मैचेस पीडीबी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर बादलों की लपेट में। आज कहीं कहीं बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहली खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मुल्तान की तहसील मेलसी का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म अवामी राबता मुहिम के सिलसिले में जलसे से खिताब भी करेंगे। इस सिलसिले में तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर आज़म का ये दौरा मुल्क के पसमानदा इलाकों खुसूसन जनूबी पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन करने के अमली इक़दाम की जानिब एक अहम संगमील साबित होगा। वज़ीर आज़म अपना मनसब संभालने के बाद पहली दफा विहाड़ी का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इस दौरान पसमानदा तरीन तहसील मेलसी में जलसे आम से खिताब करेंगे। जिला भर से लोगों की बड़ी तादाद की जलसे में शिरकत मुतवक्के है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से मेलसी शहर को खैर मकदमी बैनरों, पैनाफ्लेक्सेस और पार्टी झंडों से सजा दिया गया है। जनूबी पंजाब का विहाड़ी ज़िला ये साबित करेगा कि आज भी इन लोगों की मोहब्बत इमरान खान साहब इतनी है, और जिस तरीके से लोग दूसरे तहसीलों से यहाँ से आ रहे हैं, और मैं आज इन कारकुनों को देख बैठा हूँ, मेरे ख्याल में बिलाल भुट्टो जब स्पीच करेगा लाहौर में, उसको अंदाज़ा हो जाएगा जलसा होता क्या है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो जिस तरह का अब रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसके अंदर कमी की है, बिजली की नर्ख जो है उसको कम किया गया है। मेलसी में लोगों का जोश व खरोश दीदनी है। माशाल्लाह हर गांव में, हर यूनियन कौंसिल से लोग जो हैं पूरी तैयारी में अपने महबूब लीडर के लिए। पार्टी वर्कर्स अपने महबूब कायद के शानदार इस्तकबाल और कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर बारे हुकूमती मौक़िफ़ सुनने के लिए बेताब हैं। मेलसी शहर के दामन में मोज़ाफ़द्दा में जलसे आम के लिए पिंडाल सज गया है। पिंडाल में 50,000 से जायद कुर्सियां लगा दी गई हैं। अवामी नुमाइंदों के मुताबिक विहाड़ी की 3 तहसीलों विहाड़ी, मेलसी और बुरेवाला से लाखों अफराद वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब सुनने के लिए पिंडाल में मौजूद होंगे। 300 अरब प्लस मंसूबे रखे गए जनूबी पंजाब के लिए। जनूबी पंजाब में ये एजाज़ ज़िला विहाड़ी को हासिल हुआ है कि सबसे पहला जलसा वो विहाड़ी में हो रहा है, और हमारे लिए ये चैलेंज है, और हमारे जो कारकुन हैं वो बड़े फ़ाल हैं और बड़े जोश और जज्बे में हैं। ज़िला विहाड़ी की तीनों तहसीलें मेलसी, बुरेवाला और विहाड़ी में पार्टी के वर्कर्स, नुमाइंदगान और अहलियान विहाड़ी उनका पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। गुज़श्ता 10 बरस में किसी भी वज़ीर आज़म का मेलसी का ये पहला दौरा है। मेलसी और विहाड़ी के अवाम अपने वज़ीर आज़म का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, विहाड़ी। वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं कि अपोजिशन ने अपनी करप्शन को बचाने के लिए सर्कस लगाई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को ऐवान और ऐवान से बाहर शिकस्त दी है। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर मुराद सईद का कहना था कि माज़ी की हुकूमतों की गलत पॉलिसियों के बरक्स वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुरुस्त फैसले किए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अपनी करप्शन को छुपाने के लिए यकजा हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान अवामी राबता मुहिम के सिलसिले में आज विहाड़ी की तहसील मेलसी में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। जलसे का पंडाल सज चुका है और लोगों की आमद भी जारी है। हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्जा इस वक्त पंडाल से बाहर लोगों के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आवाम का वलवला और जोश कैसा है। जी फरहान, बताइएगा, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं लोगों में? बिल्कुल, आज मेलसी की तारीख का बड़ा दिन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज मेलसी में इज्तिमा से खिताब करेंगे। यूनियन कौंसल्स की सतह के ऊपर जो कारकुनों को जो है ने बड़ी मेहनत की है और तवक्को की जा रही है कि एक बहुत बड़ा जलसा जो इनेकाद होगा। हमारे साथ यहाँ कुछ दोस्त मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के। आप हमें ये बताइएगा कि आज खान साहब मेलसी आ रहे हैं, जो खासा बड़ा दिन है, तो आज आप उनका कैसे इस्तकबाल करेंगे? जी देखें, बिल्कुल हमारे कायद जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान मेलसी की सरज़मीन पे आज आ रहे हैं। हम इसके लिए हमें बहुत
خوشی ہے اور ورکر جو ہیں متحد ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے قائد کا بھرپور استقبال کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں. جی بالکل، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ہمارے ایک دوست کارکن بھی موجود ہیں جن کے آپ کے ہاتھ پہ بھی پلسٹر ہوا ہوا ہے. اس کے باوجود آج آپ نے جلسے میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو کیا یہ جذبہ ہے کہ آپ اس جلسے میں شرکت کے لیے آئے ہیں؟ یہ میں عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان کی محبت میں ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، لیکن خان صاحب میں آپ کی محبت میں آیا ہوں. میں ایک نظریاتی کارکن ہوں پی ٹی آئی کا، اور خان صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ آئیں گے، آپ کو میلسی شہر سے اتنی محبتیں ملیں گی انشاءاللہ آپ کا اتنا اعلیٰ استقبال ہوگا انشاءاللہ. جس طرح آپ کے بیرون ملکوں میں استقبال ہوتا ہے انشاءاللہ میلسی میں آپ کا شاندار استقبال ہوگا. جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے ڈائی ہارڈ سپورٹر موجود ہیں پی ٹی آئی کے. یہاں ہمارے ساتھ چودھری حسن بھی موجود ہیں، یہاں میلسی میں ہمارے نمائندے ہیں، ان سے جانتے ہیں. چودھری صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس جلسے کے لیے یونین کونسل کی سطح پر کتنا منظم کیا گیا ہے تحریک کارکنوں کو؟ دیکھیں، جب سے یہ اناؤنس ہوا تھا نا پی ایم صاحب کا یہاں پہ کہ وزٹ کرنا انہوں نے، تب سے جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں یہاں پورے ضلع کے، ان لوگوں نے اپنے ممبران کے ساتھ، انہوں نے عہدیداران کے ساتھ، کارکنوں کے ساتھ مل کے انہوں نے گلی گلی جا کے، محلے محلے جا کے ان لوگوں کو بتایا ہے کہ عمران خان ہی اس ملک کو مشکلات سے نکالے گا. اور بعض لوگوں نے مہنگائی کی شکایت بھی کی ہیں، لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ضلع وہاڑی میں اربوں روپے کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. بہت شکریہ فرحان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اس وقت میلسی کی صورتحال سے آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان آج میلسی میں عوامی رابطہ مہم کے تحت بڑے عوامی جلسے سے خطاب کریں گے. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سینٹرل پنجاب منڈی بہاؤالدین کے بعد آج جنوبی پنجاب کے علاقے وہاڑی کے عوام بھی وزیر اعظم عمران خان کا فقید المثال استقبال کریں گے. وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر پنجاب کے پسماندہ علاقوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے عملی اقدامات جاری ہیں. خطے کے 300 ارب روپے سے زائد کے سینکڑوں جاری منصوبوں میں بیشتر تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. شیراز دورانی رپورٹ کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے انتخابی مہم کے دوران جنوبی پنجاب کے عوام سے خطے کی پسماندگی دور کرنے اور معیار زندگی میں بہتری لانے کا وعدہ کیا تھا. ملک کو درپیش دیگر مسائل سے نبرد آزما ہونے کے ساتھ ساتھ اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے صوبے کی تاریخ میں پہلی بار خطے کے لیے 190 ارب روپے کا علیحدہ ترقیاتی بجٹ اسمبلی سے نہ صرف منظور کرایا بلکہ اضلاع میں تقسیم بھی کر دیا. ملتان میں 9 ارب روپے کا نشتر 2 ہسپتال ہو یا 6 ارب روپے کا زچہ بچہ ہسپتال، راجن پور کا مدر اینڈ چائلڈ کیئر سینٹر ہو یا وہاڑی میں زیر تعمیر ٹراما سینٹر، شعبہ صحت کی بہتری کے درجن بھر منصوبے تکمیل کے مختلف مراحل میں ہیں. ساؤتھ پنجاب میں ہونے والے تمام پروجیکٹ کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ساؤتھ پنجاب میں بہت سارے پروجیکٹ شروع کر رکھے ہیں، تو اس سے عوام کو کافی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. آرام کر لیتے ہیں، رات اچھی طرح گزار لیتے ہیں. یہ بہت اچھا انتظام ہے وزیر اعلیٰ کا، مہربانی. شعبہ تعلیم میں انقلابی اصلاحات کے تحت اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے لیا اور راجن پور میں جامعات اور احمد پشرکیہ میں اسلامی یونیورسٹی کے سب کیمپس کے تعمیراتی منصوبے ابتدائی مراحل میں ہیں. ڈیرہ غازی خان سے ملتان تک قومی شاہراہ کا تعمیراتی منصوبہ پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے. لودھرا سے ملتان تک قومی شاہراہ کے منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے. جنوبی پنجاب کے تمام عوام کو صحت کارڈ نظام سے منسلک کر دیا گیا ہے. علاقے کے تمام صحت کے مراکز اور تعلیمی اداروں کی توانائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں شمسی پینلز پر منتقل کیا جا رہا ہے. ہر شہر کے ہسپتال، ریلوے اسٹیشنز اور لاری اڈوں کے قریب پناہ گاہوں اور لنگر خانوں کا مؤثر نظام بھی قائم کیا گیا ہے. موجودہ حکومت نے وسائل کا رخ جنوبی پنجاب جیسے پسماندہ علاقوں کی ترقی کی جانب موڑ دیا ہے. ان منصوبوں کی تکمیل سے عوام کے معیار زندگی میں بہتری آ رہی ہے. شیراز دورانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، وہاڑی. پسماندہ علاقوں کو ترقی کے دھارے میں لانے کا حکومتی عزم. حکومت جنوبی پنجاب کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. اسی پالیسی کے تحت وہاڑی میں 17 ارب روپے مالیت کے 170 ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز رفتاری سے جاری ہے. رپورٹ کریں گے فرحان مرزا. ماضی میں وہاڑی جیسے پسماندہ اضلاع کو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے یکسر نظر انداز کیا گیا. موجودہ حکومت نے دور افتادہ اور کم ترقی یافتہ علاقوں کی پسماندگی دور کرنے کے عملی اقدامات کا آغاز کر رکھا ہے. ضلع وہاڑی میں جاری 17 ارب روپے کے تعمیراتی منصوبوں میں انفراسٹرکچر، توانائی، صحت اور تعلیم کے شعبوں کی بہتری کے انقلابی منصوبے شامل ہیں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وہاڑی میں بہت اچھے منصوبے شروع کیے. ان کی وجہ سے عام آدمی کا معیار زندگی بہت بہتر ہو رہا ہے. ہم وزیر اعظم عمران خان کے
बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने विहाड़ी में नए तरक्याती मंसूबे शुरू करके विहाड़ी को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बाहर सोना पड़ता था किसी प्लाट में, मतलब नीचे कहीं, अब उन्होंने माशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा सहूलियात दी हैं। हर बंदे के लिए जो सेहत कार्ड का उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके समरात बिल्कुल आम आदमी तक पहुंच रहे हैं। इस 3 अरब 44 करोड़ रुपए की लागत के शाहराहों के 27 में से बेशतर का काम मुकम्मल हो चुका है। 25 करोड़ रुपए की लागत से लुडन, झालसियाल और शेख फाजिल में पुलिस स्टेशन कायम किए गए हैं। 17 करोड़ रुपए की लागत से फराहमी और नकासी आपके 7 मंसूबों पर काम जारी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की अपग्रेडेशन, खुसूसी तालीम की इमारत और टिब्बा सुल्तानपुर में ट्रामा सेंटर के मंसूबों पर 1 अरब रुपए लागत आएगी। विहाड़ी के 413 स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। विहाड़ी जैसे दूर अफ्तादा इलाकों में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों के इजरा का मकसद जिले को दीगर तरक्याती अजला के बराबर लाना है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, विहाड़ी। नवा रोज है। सिंध भर में कामयाब जलसे करने के बाद आज हुकूक सिंध मार्च जामशोरो पहुंचेगा। जामशोरो कोटरी में कारवां का शानदार इस्तकबाल करने की तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च पूरी आबोताब के साथ जारी है। आज नवा रोज है। सिंध भर में कामयाब जलसे करने के बाद हुकूक सिंध मार्च जामशोरो पहुंच रहा है। जामशोरो कोटरी में कारवां का शानदार इस्तकबाल करने की तैयारियां जारी हैं। आज से 9 रोज पहले जब सिंध हुकूक मार्च का आगाज किया गया तो सिंध की आवाम ने भरपूर इस्तकबाल किया। जगह जगह तमाम शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शिराज अली। उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। शिराज अली, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त कहां पर पड़ाव किया गया है और आगे क्या सूरत हाल है? जी, सिंध हुकूक मार्च जो है वो 9 रोज़ से जो है कामयाबियों से जारी है सूबे भर में सिंध में। और आज जो पड़ाव है सिंध हुकूक मार्च का वो है जामशोरो में। कोटड़ी के मकाम पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और कोटड़ी में जो है रिसेप्शन की तैयारियां की जा रही हैं, भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। जैसे मार्च शुरा यहाँ पहुँचेंगे तो उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और मैं आपको आज के हवाले से बताऊँ कि हैदराबाद से आज जो है जो सिंध हुकूक मार्च है उसका आगाज़ होगा। वहाँ से रैली वहाँ से निकलेगी, यहाँ से मार्च के शुरा निकलेंगे, फिर वहाँ से मुख्तलिफ मकामात से मोटरवे से होते हुए कोटड़ी पहुँचेंगे जामशोरो में। और जामशोरो में जो है रिसेप्शन किया जाएगा और मरकज़ी कायदीन वो खिताब करेंगे। सिंध हुकूक मार्च का आज 9वां दिन है और यूँ ये मार्च शुरू हुआ था 26 फरवरी से, तब से लेके आज तक हम मुसलसल कवर करते आ रहे हैं बराह रास्त। और हर जगह पे हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो जगह जगह मौजूद थे। हर जगह पे जलसे किए जा रहे हैं, रैलियां की जा रही है और बड़ी तादाद लोगों में लोग जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। आज का पड़ाव जो है वो हैदराबाद के बाद जो है जामशोरो में होगा। जामशोरो कोटड़ी के मकाम पर जो रिसेप्शन के बाद यहाँ पर मरकज़ी कायदीन हैं वो खिताब करेंगे। मैं आपको बताऊँ कि यूँ जिस तरह कल हैदराबाद में टंडो जाम में और मुख्तलिफ मकामात पर लोगों की बड़ी तादाद ने जो है वो रिसीव किया है और लोगों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही थी। सिंध हुकूक मार्च का जो मकसद था वो अवामी मुहिम थी, राब्ता मुहिम थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सिंध के हुकूक के लिए, सिंध की आवाम को बेदार करने के लिए। और ख़ास कर के ये एक मैसेज जो वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक सिंध के आवाम के लिए मैसेज था जिसे भरपूर पजीराई मिली है कि सिंध के हुकूक जो हैं उसको किसी तरह लिया जाए। और हमें जो पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है और मौजूदा निज़ाम यहाँ 15 साल से चल रहा है उसके ख़िलाफ़ लोग हमें जगह जगह नज़र आए। तो ये एक जो हुकूक तक कारवां था, ये जो मार्च था वो बड़ी कामयाबी से अपने अख्तिताम पजीर है। और आज उसका जो है सिंध में जो है वो आखिरी दिन है। यहाँ से पड़ाव कोटड़ी में करने के बाद जो है वो रवां दवां होगा कराची की तरफ और कराची में भी काठोड़ के मकाम पर उनको रिसेप्शन दिया जाएगा। और यूँ ये मार्च जो 26 फरवरी को कमो शहीद से शुरू हुआ था वो कराची पे इख्तिताम पजीर होगा। मैं आपको मौजूदा सूरत हाल पे भी नज़र एक डाल दूँ कि जिस तरह ये मार्च जहाँ जहाँ से गुजरा तो जो बड़े जलसे सबसे हुए वो कमो शहीद में हुआ, घोटकी में हुआ, सखर में हुआ, फिर जैकबाबाद, कंदकोट, लाड़काना, लाड़काना से फिर नवाबशाह, नवाबशाह से उमरकोट, उमरकोट से फिर मिट्टी, थरपारकर, थरपारकर के बाद बदीन, बदीन से फिर टंडो मोहम्मद खान और टंडो मोहम्मद खान से फिर वो हैदराबाद आके पहुंचा। तो ये पूरे सिंध को कवर किया गया है शुरू से लेके जहां से पंजाब के बाद जो है बॉर्डर शुरू होता है सिंध की जो कमो शहीद है घोटकी, वहाँ से ये घोटकी से चला और कराची पे इख्तिताम पजीर होगा। तो मुसलसल जितनी भी हमने कवरेज की उसमें जगह जगह हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और यहाँ पे जो वेलकम किया गया था मुख्तलिफ मकामात पे वो तारीख़ी था। तो एक सिंध हुकूक मार्च का जो कारवां है वज़ीर ख़ारजा
شاہ محمود قریشی کی قیادت میں، صوبائی صدر علی حیدر زیدی کی قیادت میں مسلسل جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، آگے جاتا رہا۔ ہمارے ساتھ اس وقت کارکنان بھی موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ کس طرح آپ لوگوں نے تیاریاں کی ہیں اور یہاں پہ کیا کرنا، کیسا سمجھ رہے کہ معاشرہ؟ پورے سندھ کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں ایک چند سوال لے کر کہ آخر ہماری تعلیم تباہ کیوں ہے، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ کیوں ہے، ہماری صحت تباہ کیوں ہے، ہمارے ہاسپٹلز کیوں نہیں بنائے جا رہے، ہمارے اسکول جو ہے وہ باڑے کیوں بنے ہوئے ہیں، ہمارا پورا انفراسٹرکچر تباہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ سوالات لے کر نکلے ہیں سندھ کے حکمرانوں سے، اور جو پذیرائی آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے آپ کے چینل کے توسط سے جو ہے سب دوست دیکھ رہے ہیں، پورا سندھ دیکھ رہا ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میسج خان صاحب کا ہم لوگ لے کر نکلے تھے اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں کہ آپ یہاں پرجوش کارکنان ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، اور آج کیونکہ یہ تقریباً یہ سیکنڈ لاسٹ سٹیج ہے پڑاؤ کی، اور اس کے بعد یہ کارواں جو ہے وزیر خارجہ جو ہے مرکزی قائدین ہے وہ یہاں سے نکلیں گے اور کراچی کی طرف جائیں گے۔ جی بہت شکریہ شیراز علی آپ کا، آپ ہمیں جام شروع سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سندھ حقوق مارچ کا آج 9واں روز ہے، لیکن سندھ کے عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کیے جاتی رہے گی، یہ عوامی رابطہ مہم اسی طرح جاری رہے گی۔ اس وقت آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کہتے ہیں کہ سندھ حقوق مارچ وہ تحریک ہے جس کا انتظار سندھ کی سرزمین کو تھا۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں چودھری فواد حسین نے کہا کہ تحریک انصاف کے کارکن اٹھیں اور ظلم اور بربریت کو بت گرا کر سندھ کے حقوق چھین لیں۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کہتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں، تاہم بے بنیاد الزامات لگانے کی روش کے خاتمے کے لیے قانون سازی ناگزیر ہے۔ طاہر جعفری سے تفصیل جانتے ہیں۔ لاہور میں نیشنل پریس ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہونے والی ورکشاپ کا مقصد ڈیجیٹل میڈیا کے کردار کی اہمیت اور نئے میڈیا کو درپیش چیلنجز اور مواقعوں کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا تھا۔ میڈیا ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا کہ حکومت کا کام پالیسیاں مرتب کرنا ہے، میڈیا ریگولیٹری قوانین کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے حکومت کا ساتھ دے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حتک عزت کے حوالے سے کیس کا فیصلہ 6 ماہ میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ جھوٹے الزامات لگانے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ ایک ہمارے ہاں جو ٹیکنالوجی ٹرانسفارمیشن ہوئی اور اس سے ہمارا جو کانٹینٹ کریشن ہے اس میں ایک تبدیلی آئی، اور دوسری ریگولیشن میں تبدیلی آنا ضروری تھی۔ ریگولیشن جو آخری بنا ہمارے ہاں میڈیا کے لیے وہ پیمرا کا لا تھا جو 2003 میں بنا۔ ہماری جو میڈیا کی ریگولیٹری رجیم ہے وہ بڑی پسماندہ ہے، بڑی پرانی ہے، ہمیں نئی رجیم چاہیے۔ ہم نے کوشش کی ایک آلٹرنیٹو سسٹم کریٹ کریں جس میں فیصلے ہو سکے، انفارچونیٹلی اس کو انفورس نہیں ہونے دیا گیا، اور ہمارے اپوزیشن بھی تو ساری جوکرز پہ مبنی ہے، یا جو بات ان کے اوپر آپ ریفارم پہ لے کے جائیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگلے ہمارا پولیٹیکل فائدہ کیا ہوگا۔ ان کو نیب کے لا کے علاوہ کوئی دنیا میں کیس ہی نظر نہیں آ رہا، ان کو رات خواب پہ بھی بس یہی ہے کہ نیب کچھ ختم کر دیں، باقی اور کسی ریفارم میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر کسی کو ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 94,000 لوگوں نے سائبر کرائم کی شکایات درج کرائیں۔ تقریب سے سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی، سہیل وڑائچ، ارشاد عارف، انجم ضیاء اور نیشنل پریس ٹرسٹ کے چیئرمین منیر احمد خان نے بھی خطاب کیا۔ اپنی نوعیت کی اس منفرد ورکشاپ میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے شرکت کی۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اپوزیشن جگہ جگہ خوار ہو رہی ہے، عدم اعتماد کا ڈرامہ رچا کر حکومت گرانے کی ناکام کوشش کرنے والے پھر رسوا ہوں گے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا سندھ سے شروع ہونے والا لانگ مارچ ساہیوال پہنچ کر شارٹ مارچ بن چکا۔ اپوزیشن کے سارے ہتھ کنڈے کرپشن سے توجہ ہٹانے کے لیے ہیں۔ تفصیل کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے نوید حیات۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ حکومت گرانے اور نہ چلنے کا کہنے والے خود ہر محاذ پر ناکام ہوئے ہیں۔ پہلے مریم صفدر ناکام ہوئی اور اب شہباز شریف کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ 1985 سے لے کر اب تک شریف خاندان کے اثاثے دیکھ لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آر یا پار والے آج کل جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ ہمیں خوار ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے حکومت کو آج سے 2 سال 2.5 سال پہلے فارغ کرنا تھا، اب وہ عدم اعتماد کے پیچھے لگ گئے ہیں، عدم اعتماد کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ سارا کھیل کس وجہ سے کھیلا جا رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے تو اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ جب ان کے اوپر ہاتھ پڑے گا، جب ان کے ساتھ کوئی ان کو NRO نہیں دیا جائے گا، ان کے ساتھ کسی قسم کا مکمکا نہیں ہوگا،
वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च तफरीह के लिए शुरू किया गया है। असल जो जंग हो रही है वो हो रही है पापड़ वाले और फालूदे वाले को बचाने के लिए। असल जो जंग हो रही है वो हो रही है मकसूद चपड़ासी को और मसरूर अनवर को बचाने के लिए। फलूदे वाला है, पापड़ वाले में जान है आसिफ अली जरदारी की करप्शन की, मकसूद चपड़ासी में और मसरूर अनवर में जान है शहबाज शरीफ की। अब तो जो है वो लंदन के अंदर जो इन्होंने एक दावा दायर किया था वो डेली मेल ने भी अदालत में अपना पूरा डिफेंस जमा करवा दिया है। वज़ीर मुमलिकत फरह हबीब ने कहा कि सिंध हुकूक मार्च में अवाम की शिरकत अपने हकूक़ के हसूल की कोशिशें हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान बहुत जल्द अपनी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। आगाह करते हैं आपको मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से, जहां पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जेलों में नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की हालत ज़ात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा है कि जेलों में इलाज मुआवजे समेत बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से ज़्यादातर नजरबंद हुर्रियत रहनुमा और कारकुन मुख्तलिफ आर्ज़ों में मुब्तला हैं। भारतीय हुक्काम के गैर कानूनी इंसानी रवैये और उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ के दीगर इदारों से अपील की है कि वो कश्मीरी नज़रबंदों की हालत ज़ार का नोटिस लें और उनकी रिहाई में अपना किरदार अदा करें। काबिज़ फोर्सेस ने जनूबी कश्मीर में ज़िला शोपियां के नवाही इलाके में 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नौजवानों की गैर कानूनी गिरफ्तारी पर उन्हें मुजाहिद तंजीम का कारकुन करार दिया। भारत आलमी बरादरी से ज्यादा देर तक हक़ाइक़ नहीं छुपा सकता। इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन कश्मीर काउंसिल के चेयरमैन अली रजा सैयद से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी ने कहा कि कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ के खुद इरादत के लिए कोशां हैं। भारतीय बर्बरियत के बावजूद कश्मीरियों के हौसले बुलंद हैं। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर की कशीदा सूरत हाल और तहरीक आज़ादी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जोर दिया कि यूरोप में मसला कश्मीर को उजागर करने और हक़ाइक़ दुनिया के सामने लाने के लिए बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी मुतहरिक किरदार अदा करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और उनके रूसी हम मनसब सरगई लावरोफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने पेशावर धमाके की मजम्मत करते हुए जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान समेत खत्ते के अहम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू की और अमन व इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यूक्रेन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर पाकिस्तान की तशवीश का इजहार किया और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बुनियादी उसूलों के मुताबिक कशीदगी में कमी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। यूक्रेन के शहर मारियोपोल में आरजी जंगबंदी ज्यादा देर बरकरार न रह सकी और दोनों जानिब से जंगबंदी तोड़ने के इल्जामात के बाद रूस ने दोबारा हमले का आगाज कर दिया है। यूक्रेन की दारुल हुकूमत कैफ के शिमाल मशरक में वाक़े कस्बे एरपियन पर शदीद गोलाबारी की इत्तलात मिली हैं। कैफ के शिमाल मशरक में हॉस्टोमिल के अहम हवाई अड्डे के अतराफ में शदीद लड़ाई जारी है। रूसी फौज ने जनूबी शहर मारियोपोल और मशरकी शहरों खार्किव और सोमी पर शदीद गोलाबारी की है। दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा की अदायगियों के अहम इदारों मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड ने रूस में अपनी खिदमात मुअत्तल करने का ऐलान किया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की। सदर बाइडन ने कहा कि कांग्रेस यूक्रेन को मजीद फंड्स फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। यूक्रेन के सदर ने अमरीकी अरकान कांग्रेस के साथ वीडियो कॉल में मुतालबा किया कि यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन कायम किया जाए। नेटो के रहनुमा नो फ्लाई जोन में क़याम से इनकार करते रहे और उनका कहना है कि यह इक़दाम नेटो को रूस के साथ बराह रास्त जंग में झोंक देगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया था कि यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन के क़याम को जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन पर अमरीकी हमले को नाकाम बनाने के लिए आलमी लीडरों की जानिब से असरनो कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। आलमी मालियाती फंड ने खबरदार किया है कि आलमी मईशत पहले ही मुश्किलात का शिकार है और अगर यूक्रेन के तनाज़े में मजीद इजाफा हुआ तो आलमी मईशत पर उसके तबाहकुन असरात मुरतब होंगे।
रूस यूक्रेन कशीदगी के बायस दुनिया में खाम तेल की कीमत नई बुलंदी पर पहुंच गई है। ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट खाम तेल $118 फी बैरल के सतह अबूर कर गया, जबकि WTI काम के मुताबिक तेल $115 फी बैरल से ऊपर पहुंच गया है। आलमी मंडी में गैस, सोने और अजनास की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। दौरान ट्रेडिंग गंदम की कीमत में एक बार फिर इजाफा देखा गया। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद से आलमी मंडी में तेल और अजनास की कीमतें बहुत तेजी से ऊपर जा रही हैं। और नाज़रीन, मोदी हुकूमत की बेहिस्सी के बायस यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरी इंतहाई बेबसी का शिकार हैं। यूक्रेन में भारतीय तलबा ने अपने सफारतखाने के इंतहाई नारवा सलूक का जिक्र करते हुए बताया है कि उनके साथ तौहीन आमेज रवैया इख्तियार किया गया है। कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएगा। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे। ये किसने कहा था आपसे? इंडियन एम्बेसी ने जब उन्होंने बोला कि जो पहले वॉश करेगा उसको पहले लेके जाएंगे, तब सब चले गए, क्योंकि बच्चे जाना चाहते थे, वहाँ से निकलना चाहते थे। तो आपने वहाँ किसी अधिकारी को, मंत्री इतने सारे गए, किसी को नहीं कहा? वहाँ पे हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें निकलना था वहाँ। रावलपिंडी टेस्ट मैच के तीसरे रोज का खेल जारी है। हमारे नुमाइंदे ज़िशान क़य्यूम इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं। मजीद अहवाल इनसे जानते हैं। जी ज़िशान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी, रावलपिंडी क्रिकेट टेस्ट का तीसरा दिन है। आज छुट्टी का रोज़ है। शायकीन की बड़ी तादाद जो है वो स्टेडियम का रुख कर रही है। सुबह सवेरे भी स्टेडियम में शायकीन आना शुरू हो गए और अभी भी उनकी आमद का सिलसिला जारी है। हमारे साथ इस वक्त कुछ ऐसे फैंस मौजूद हैं जो जिनको कोई तारुफ के मोहताज नहीं और आप उनको हर क्रिकेट मैच में देखते हैं। जी, ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई है, आप भी आए हैं पाकिस्तान के रंग में यहाँ पर, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। आपको पता है 24 साल के बाद एक टीम है तो उसको वेलकम भी किया है और ज़बरदस्त उनको भी सपोर्ट किया, अपनी टीम को भी सपोर्ट किया। शाहीन अफरीदी के सपोर्टर हैं हमारे साथ, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी, शाहीन अफरीदी को सपोर्ट करने आए हैं, ऑस्ट्रेलिया को नहीं करेंगे आप? देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, जो अच्छा खेलेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। जी, आप क्या कहेंगे? आप तो हमेशा से ही पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते आए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और हम चारों बंदों का ये ग्रुप है। हम ऑस्ट्रेलिया का झंडा भी साथ लेके आए हैं और पाकिस्तान के झंडे भी लेके आए हैं। मकसद ये है कि जो हम दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरा हमारा खूबसूरत और पीसफुल पाकिस्तान है और हम सबसे बड़े मेहमान नवाज हैं। जीवे पाकिस्तान, लवली लवली पाकिस्तान, जोश से बोलो पाकिस्तान, होश से बोलो पाकिस्तान, लव यू पाकिस्तान। जी, यकीनी तौर पे एक्साइटमेंट आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पिंडी स्टेडियम में शायकीन पुरजोश हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम को खुशामदीद कह रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि हम दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ पर हर किस्म की क्रिकेट जो है वो खेली जाए। तमाम टीमें पाकिस्तान आए, हम उनकी भरपूर मेहमान नवाजी करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया ज़िशान क़य्यूम अपडेट कर रहे थे। रावलपिंडी में तारीखी टेस्ट मैच छुट्टी के रोज़ पिंडी स्टेडियम में मौजूद शायकीन काफ़ी पुरजोश हैं। मद्दा दोनों टीमों के खिलाड़ियों को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इधर मैच देखने में बहुत खुश हूँ क्योंकि इधर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीम आई है। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ मैच खेलने आई है तो माशाल्लाह हमारा पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत खुश हैं। ऑस्ट्रेलिया मेरे नज़र कहीं 24 साल बाद पाकिस्तान आई है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज स्टेज में तो हमारा सब हुसैन की बैटिंग देखने आए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई है और ऊपर से आज तो हम स्पेशली डे 3 है तो हम शाहीन की बॉलिंग देखने आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि ऑस्ट्रेलिया टीम आई है और मेरा फेवरेट प्लेयर बाबर आजम है। फुल एक्साइटेड है। इतने अरसे बाद 24 साल इंतज़ार किया है ऑस्ट्रेलिया का। बहुत मज़ा आएगा अब इंशाल्लाह। बिल्कुल एक्साइटमेंट की लेवल तो मैं बता ही नहीं सकता क्योंकि पहली दफ़ा इंटरनेशनल मैच देखने के लिए आया हूँ और ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि हम पुरअमन पाकिस्तानी कौम जब भी मेहमान आते हैं तो उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। excited to be with my friends. क्राउड भी फुल है। हालांकि टेस्ट मैचेस में कम ही क्राउड होता है लेकिन वो टीम अच्छी आई है और कुछ ये हमारी टीम ने जो परफॉर्म किया हुआ है बड़ा अच्छा रिदम बना हुआ है जिसकी वजह से सारे लोग अपील हो रहे हैं और वो स्टेडियम इस तरह से फुल हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पाकिस्तान जिंदाबाद। स्पीकर हैं कि उनके तालिब इल्मों से बात करते हुए किसी भी स्पीकर को कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मैं भी उसी कॉम्प्लेक्स का शिकार हूँ।
लेकिन फिर मुझे ये ख्याल आया कि मैं आपको एक कहानी सुना दूँ, और इस कहानी के अंदर जैसे तमाम हम बचपन में कहानियाँ पढ़ते आए थे, तो इसके अंदर एक हमारा दुश्मन है, मॉन्स्टर है, अफरीत है, एक जादू की छड़ी है और एक हीरो है। तो मैंने कहा शायद आप इस कहानी में दिलचस्पी लें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कौन सी बला है, कौन सा मॉन्स्टर है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया है, और ये मॉन्स्टर जो है ये कंपनियों को भी खा जाता है, इंडस्ट्रीज़ को भी खा जाता है, और इस मॉन्स्टर का नाम है चेंज। आप किसी भी इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक़ क्यों ना हो, आपको चेंज का सामना है, कंपटीशन का सामना है। दुनिया की जो बड़ी बड़ी रिटेल कंपनीज़ हैं वो आज अमेज़ॉन के आगे एड़ियाँ रगड़ रही हैं। दुनिया के जो बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हैं, टैक्सी कंपनीज़ हैं दुनिया के शहरों में, वो ऊबर जैसी कंपनियों का मुकाबला कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर आप गाड़ियों के शोरूम के मालिक हैं तो आज आपका मुकाबला पाक व्हील से है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो आपका मुकाबला ज़मीन.com से है। तो हर इंडस्ट्री जो है वो चेंज हो रही है और आपको उसका सामना है। और ये चेंज अगर आप इसका मुकाबला ना कर पाएँ तो ये इतना ख़तरनाक है कि इसने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को ये हज़म कर जाता है। बहुत दुनिया में मिसालें हैं, कोडैक की एग्जांपल है और एग्जांपल्स हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि 1990 की दिहाई में अगर आप दुनिया की 5 बड़ी कंपनियां देखें तो उसके अंदर रिटेल कंपनीज थी, वॉलमार्ट थी, ऑयल कंपनीज थी, लेकिन तब्दीली का सफ़र जारी रहा और ये मॉन्स्टर अपना काम करता रहा। 2016 में एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने दुनिया की 5 बड़ी कंपनियों में अपनी जगह बना ली। 20 साल लगे, माइक्रोसॉफ्ट। उसके अलावा बाकी 2 ऑयल कंपनीज थी, एक्सॉन, ऑटोटेल, जनरल इलेक्ट्रिक थी, जीई थी और सिटी ग्रुप था। 2016 से 2021 5 साल के अंदर दुनिया की 5 बड़ी कंपनीज आर ऑल टेक्नोलॉजी कंपनीज। कोई और कंपनी नहीं उन्होंने छोड़ी उसके अंदर। उसके अंदर अमेज़ॉन भी है, उसके अंदर अल्फ़ाबेट भी है जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, फेसबुक भी है। तो ये कंपनीज जो थी इन्होंने अपनी जगह बना ली। तो ये कंपनियों को भी हड़प कर गया, सब नीचे जाते गए। अगर आप इंडिविजुअल्स को देखें, लोगों को देखें, तो दुनिया में जो नॉलेज वर्कर है 90% नौकरियां वो हैं जो आज से 10 साल पहले उस तरह से मौजूद नहीं थी। यानी कि लोगों की नौकरियां भी बदल रही हैं, रोल्स भी बदल रहे हैं, कंपनियों के अंदर जो उनको स्किल्स चाहिए वो भी बदल रही हैं। और इसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है? क्योंकि आज आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाएंगे वो तो आज की नौकरी को देख के पढ़ाएंगे, लेकिन 10 साल के बाद जब वो वर्क फोर्स का पार्ट होंगे उनको कोई और चीज़ चाहिए होगी। तो इसका मुकाबला करने के लिए एक जादू की छड़ी है, और वो जादू की छड़ी ये है जिससे आप इस मॉन्स्टर को, इस चेंज को अपना फ्रेंड बना सकते हैं। आप इस वेव को राइड कर सकते हैं, और वो है लर्निंग, और स्पेशली डिजिटल लर्निंग। टॉम पीटर्स बहुत बड़ा मैनेजमेंट का गुरु था, और उसकी एक लाइन मेरी ज़िंदगी की बहुत बेशकीमत लाइन है, डिस्टिंक्ट और एक्सटिंक्ट। यानी कि बी डिस्टिंक्ट और बिकम एक्सटिंक्ट। मतलब क्या था कि अगर अपने आपको लोगों से ऊपर ना किया, अपने आप को डिस्टिंग्विश ना किया, अपनी सलाहियतें बिल्ड ना की, तो आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। और उसने 20-25 साल पहले बात की, प्रोफेटिक बात थी, और यही हम देख रहे हैं। आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस में ये देखते होंगे कि वो लोग जो अपने आप में इन्वेस्ट नहीं करते, नई स्किल्स नहीं सीखते, ना वो प्रमोशन करते हैं, और जब कभी कोई बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग आती है उनको हो सकता है कि सबसे पहले ले ऑफ कर दिया जाए। तो ये जो हमारी जादू की छड़ी है, इसका नाम है ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल लर्निंग, क्योंकि दुनिया जहान का कंटेंट जो है वो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर है। और पेंडेमिक के अंदर बहुत दुनिया में बड़ी आफत आई, बहुत दुनिया इससे इफ़ेक्ट हुई, लेकिन उस आफत का एक फ़ायदा था, और वो ये था कि उसने डिजिटाइजेशन को बहुत फ़रोग़ दिया।
اور اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے. وہ پینڈیمک چلا گیا لیکن وہ جو سفر ہم نے پچھلے 1-1.5 سال میں طے کیا وہ تو ہماری پہنچ میں ہے. وہ سفر تو ہم طے کر چکے ہیں. تبدیلی کا مقابلہ نہ کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں. ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور لاہور میں سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. آپ نے ملاحظہ کیا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر علی زیدی نے سندھ حقوق مارچ کے حوالے سے پیغام جاری کیا ہے. آپ سے شیئر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 25 تاریخ کی صبح میں کراچی سے نکلا تھا اور 26 تاریخ کو گھوٹکی میں جب شاہ محمود قریشی صاحب تشریف لائے اس دن سے آج تک ہم پورے سندھ گھومے ہیں. گلی گلی، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ضلع ضلع، ہر جگہ ہم نے جا کے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں اور ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. کل دوپہر اور کل رات حیدرآباد میں 2 اچھے پروگرام ہوئے جو کہ کراچی سے سب سے قریبی شہر ہے. اور آج ہم کراچی آ رہے ہیں. میں کراچی والوں ڈائریکٹلی آپ سے مخاطب ہوں. دیکھیں، کراچی ایک بزنس سینٹر ہے، پاکستان کا معاشی ہب ہے اور پاکستان میں اکنامک ریوائیول آ نہیں سکتا یا پاکستان اپنی اکنامک پوٹینشیل کو ریچ نہیں کر سکتا، پہنچ نہیں سکتا وہاں تک جب تک کراچی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ بزنس ہب نہ بن جائے. اور کراچی کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بزنس ہب بننے کے لیے آپ کو سندھ میں حکومت چاہیے اور سندھ میں حکومت لانے کے لیے آپ کو تیر کو توڑنا ہوگا، پھر یہ سندھ جڑے گا، پھر سندھ کو جوڑنا ہوگا. یہ جو تیر ہے اس نے پورے سندھ کو زخمی کیا ہے. میسو ہماری ریلیز ہوئی ہیں، میسو بڑے بڑے ہمارے جلسے ہوئے ہیں. لوگ اندرون سندھ تھک گئے ہیں اور جو آپ میں سے اندرون سندھ نہیں گیا اور جو کراچی میں رہتے ہیں آپ یقین کریں وہاں ہسپتال ایسے ہیں، یہاں کے BHUs اور RHUs اس طرح کے ہیں کہ یہ سندھ کے حکمران اپنے گھر کے پہلے ہوئے جانوروں کا علاج دیوانہ کرائیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی سادے سندھی لوگ بچارے مظلوم لوگ وہاں جا کے علاج کروائیں. یہاں تباہی ہے، تباہی. لیکن ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے. 15 سال کی تباہی کے بعد یہ جا کے نکلے ہیں لاہور بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں جی؟ ہاں، کرپشن کے پیسے بچا رہے ہیں. سارے مل گئے ہیں، نواز شریف اور زرداری. ہم نے زرداری مافیا سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے ہم یہ نکلے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں 50-50 60-60 70-70 ہزار ووٹس لے کے ہمارے کینڈیڈیٹ 2018 میں ہارے. سو جو ایک مسکنسپشن ہے کہ شاید سندھ میں پیپلز پارٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ غلط ہے. بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، پیپلز پارٹی 4 سیٹوں کی میجورٹی سے سندھ میں حکومت کر رہی تھی. تو 2008 سے 2018 میں کون سی انہوں نے تیر مارے، کون سی دودھ کی ندیاں بہ گئیں کہ وہ 20 سیٹیں ان کو زیادہ مل گئی اور وہ 99 سیٹ پہ بیٹھے. یہ کوئی چیز سمجھنے والی نہیں ہے. ایک چیز ہے، ہم نے خود مل کے اپنے صوبے کو، اپنے شہر کو، اپنے گاؤں کو، اپنی روڈوں کو، ہر چیز بدلنی ہے. اس کے لیے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. ہم آج کراچی پہنچیں گے انشاءاللہ 2:30 بجے. میں چاہتا ہوں کراچی کے عوام، کراچی کے لوگ جنہوں نے ہمیشہ عمران خان کی سپورٹ کی ہے، ایک بڑی تعداد میں وہاں ریسیو کریں اس ریلی کو جو سندھ سے آ رہی ہے، بڑی تعداد میں، کیونکہ پھر ہم پریشر ڈال سکیں گے. اور اس کے بعد میں نے آپ کو اگلا لائحہ عمل دینا ہے. جب ہم کراچی میں ہوں گے ہم بتائیں گے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. وہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی قائد آباد پہ 2-2:30 بجے کے قریب. اللہ حافظ. وفاقی وزیر علی زیدی سندھ حقوق مارچ کے حوالے سے اپنا پیغام دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں سندھ کو زرداری مافیا سے نجات دلانی ہے، کراچی کو اسٹیٹ آف دی آرٹ معاشی ہب بنانا چاہتے ہیں. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ لیا میں چوک اعظم گولہ اڈا کے قریب کیری ڈبے اور کار کے درمیان خوفناک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق جبکہ 18 شدید زخمی ہو گئے. حادثے میں مرنے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے جو ملتان سے چوک اعظم شادی پر جا رہے تھے. اس افسوسناک حادثے کے بارے میں تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے فضل احمد گجر سے.
افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ لیا میں چوک اعظم گولا اڈا کے قریب کیری ڈبے اور کار کے درمیان خوفناک ٹریفک حادثہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور اب کچھ خبر دیں آپ کو کورونا وائرس کے حوالے سے۔ گزشتہ روز ملک بھر میں کورونا وائرس سے مزید 7 افراد لقمہ اجل بنے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 37,661 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 755 مثبت آئے۔ ملک میں مثبت کیسز کی شرح 2% ریکارڈ کی گئی۔ 821 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں کہ قومی ویکسینیشن مہم میں اہم سنگ میل عبور کر لیا گیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اب تک 10 کروڑ افراد کی ویکسینیشن ہو گئی ہے، جبکہ 12 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ افراد کو کورونا ویکسین کی کم از کم پہلی خوراک لگا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام اہل شہریوں کی ویکسینیشن کا ہدف حاصل کرنے کے قریب ہیں۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب حسان خاور نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ لکی ایرانی سرکس ہے جو شہر شہر پھر رہا ہے۔ لاہور میں محکمہ سیاحت کی جانب سے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے 3 روزہ تقریبات کے آغاز کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں کوئی سپورٹ نہیں، آئندہ الیکشن میں ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ حسان خاور نے کہا کہ اپوزیشن مفت ٹکٹ میں عوام کو تفریح فراہم کر رہی ہے اور منفی سیاست کر رہی ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ ہماری حکومت کے اقدامات کی بدولت عوام کو ریلیف مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور حکومت میں ریکارڈ ٹیکس اکٹھا ہوا اور ترسیلات زر بڑھ رہی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی خطرناک حد کو چھونے لگی ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے سے دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ قحط کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں دیکھیے یہ رپورٹ۔ متحدہ کے ذیلی ادارے نے باور کروایا ہے کہ دنیا کا درجہ حرارت جلد اس سطح پر جانے والا ہے جہاں اس میں بہتری کا امکان باقی نہیں رہے گا۔ ماہرین موسمیات نے وارننگ دی ہے کہ آبادی کی بہتات والے کچھ ریجن درجہ حرارت میں شدت کی وجہ سے رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ موسمی شدت سے زیادہ آبادی والے ریجنز میں خوراک اور پانی کی شدید قلت کے باعث خشک سالی سے کروڑوں نہیں اربوں لوگ قحط کا شکار ہو سکتے ہیں۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے خبردار کیا ہے کہ خلاف معمول عالمی درجہ حرارت پہلے ہی 1.1 ڈگری سیلسیس تک بڑھ چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ دنیا کی نصف آبادی جو پاکستان میں بڑے انقلابی قدم لے گا اور بڑا زبردست کام کرے گا انشاءاللہ پارلیمنٹ میں آ کے مبین جتوئی کا، ہمارے جی ایس سندھ۔ مبین جتوئی کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مبین جتوئی بہت کم عمر میں ایک سپنج بن گیا ہے۔ لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے سپنج بننا، سب کچھ ابزارب کر کے فلٹر کر کے آرام سے فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو مبین آپ کی بھی بڑی زبردست ٹریننگ ہوئی، ہماری ٹریننگ تو خان صاحب کے انڈر اتنی لمبی ہوئی، اور پھر جب سے شادی آئے تو شادی کے انڈر بھی ٹریننگ ہوئی۔ اور میں خاص طور پہ سب سے زیادہ شکر گزار ہوں شاہ جی آپ کا۔ جب ہم نے یہ لانگ مارچ کا فیصلہ کیا تھا، اناؤنس کیا تھا، تو آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے کہ کافی لوگوں نے کہا کہ سندھ میں کیا ہے آپ کے پاس، لیکن جو کچھ سینئر لیڈرشپ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس میں سب سے سر فہرست شاہ محمود قریشی صاحب۔ میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں پوری سندھ کی کابینہ، سندھ کے بلکہ سندھ کے ہر شہری کی طرف سے، کہ آپ نے ہمیں وہ سپورٹ دی، آپ نے ہمیں وہ گائیڈنس دی، آپ نے ہمیں ڈائریکشن دی، آپ نے ہمیں راستہ دکھایا اپنی پوری سیاسی تجربے سے۔ اور آپ کی ماشاءاللہ اتنی بڑی فالوئنگ ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ یہاں سے الیکشن لڑنے، آپ کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، کہیں سے بھی لڑنے انگلی رکھ دیں کسی بھی حلقے پہ آپ سندھ کے، ماشاءاللہ۔ تو تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں، پوری سندھ کی تنظیم کا شکر گزار ہوں۔ اور اب ہمارا قافلہ، ہماری آخری منزل جو سندھ کا دارالخلافہ ہے کراچی، جو پاکستان کا معاشی ہب ہے کراچی، جہاں پہ بڑے بڑے بنگلوں میں سندھ کی عوام کا پیسہ چوری کر کے سندھ کے حکمران رہتے ہیں، وہ شہر کراچی، جو اپنے گھروں میں جنریٹر لگا لیتے ہیں، اپنے گھروں میں پرائیویٹ گارڈز کھڑے کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولز میں پڑھاتے ہیں،
अपना और अपने घर वालों का, हत्ता कि अपने जानवरों का इलाज भी या तो बाहर जाके कराते हैं या बाहर से डॉक्टर मंगा लेते हैं, लेकिन सिंध की आवाम का खून चूस लिया है। हम वहाँ रवां दवा हैं, इंशाअल्लाह तकरीबन 3-3:30 बजे हम कराची की तरफ, कराची पहुँचेंगे, कायदाबाद, शायद थोड़ा आगे पीछे 15-20 मिनट हो जाए, और उसके बाद वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि हमारा अगला लाए अमल क्या है। अब मैं चाहता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया का शुक्रिया, आपके ताउन का शुक्रिया कि आपने जो बेपनाह ताउन किया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया के। 8 दिन मुकम्मल हो गए और आखिरी मंजिल का आगाज़ होने चला है। अवामी राब्ता मुहिम की पहली कड़ी, ये पहला फ़ेज़ है। इंशाअल्लाह इसके बाद फ़ेज़ आएंगे और ये सिंध के साथ जो राब्ता मुहिम है, ये सिलसिला बरकरार रहेगा। सिंध के लोगों का, इंटीरियर सिंध के लोगों का मैं जितना शुक्रिया करूं कम है। जिस गर्मजोशी से उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, जो हमें इज़्ज़त दी, जो मोहब्बत दी, वो काबिल दीद है और बड़ी हौसला अफजाई हुई है। वाज़ेह हो गया कि सिंध की आवाम से अगर कोई जमात जिसकी लोगों के ज़हनों में पहचान है, कोई उसका वो मुस्तक़बिल देखते हैं, उनकी वफाकी सोच है, वो अगर उनसे रजू करे तो सिंध माइल है। सिंध के लोग पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार से थक चुके हैं, मुसलसल इक़्तिदार से थक चुके हैं, और वो चाहते हैं कि कोई हमारे पास एक माकूल मुतबादिल हो। तहरीक इंसाफ अल्लाह के फजल करम से एक माकूल मुतबादिल के तौर पर अब पाकिस्तान की सियासत में नमूदार हो चुकी है। वफाक में मौजूद है, पंजाब में मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, आज़ाद कश्मीर में मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, और इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में कोलिशन पार्टनर है, मौजूद है। और सिंध में भी अल्लाह के फजल करम से 2018 में कराची में उन्होंने अपना लोहा मनवाया और वहाँ से जो सीटें हासिल की, कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की, वो बड़ी हौसला अफजा है। इंशाअल्लाह इसके इख्तिताम पर जहाँ लोगों का आखिरी जो जिसका जिसे कहते हैं ना क्लोजर होगा, वहाँ हमारी जो सिंध की क़यादत है और सिंध के मसाइल हैं, उनको सामने रखते हुए अली ज़ैदी साहब एक चार्टर ऑफ डिमांड रखेंगे। सिंध के लोगों की और सिंध की आवाम की तर्जुमानी का वो आईना होगा कि हम जो निकले हैं हकूक़ के लिए, हम क्या हकूक़ हैं जिनका मुतालबा कर रहे हैं, क्या हकूक़ हैं जो सिंध की आवाम को दरकार हैं, उसका ज़िक्र इंशाअल्लाह वहाँ इख्तितामी गुफ्तगू में होगा और इंशाअल्लाह उसके बाद अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। बहुत मेहरबानी। कोई सवाल? दिल के खुश रखने को गालिबी ख्याल अच्छा, दिल के बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये बताइएगा कि गुज़श्ता रात हैदराबाद में जो शो होना चाहिए था, जो पीपल्स पार्टी की जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान उम्मीद कर रहे थे कि शो होगा, लेकिन खबरें ये आई कि इख्तिलाफात की वजह से कितनी सदाकत है? पहली बात तो ये है कि हैदराबाद में एक शो था जो तय हुआ था चंडो जाम, और वो आपने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब था। ये एक कैंप लगाया कारकुनों ने, उनमें एक जज्बा था, एक शौक़ था, और वो भी करना चाह रहे थे। और क्योंकि उनको इल्म उनके आया कि हमने रात क़याम करना है यहाँ, क्योंकि निकलना था कराची के लिए, तो उन्होंने कहा कि रात है तो चलो एक महफिल लग जाए। तो उनके भी हम शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने वहाँ इज्तिमा किया और वेलकम किया।
اختلافات نہیں ہے، ایک خواہش ہے. اگر کوئی تیسرا خواہش کرنا چاہتا تو ہم وہاں بھی چلے جاتے. پورے سندھ میں گئے. مکمل طور پر انٹیکٹ ہے. جو چارٹر آف ڈیمانڈ کی بات کی شاہدہ، تو جب وہ چارٹر آف ڈیمانڈ کی جو بات کی، جو قائد آباد میں کراچی میں آپ لوگ شاید دیں گے، تو اس کا جو سیکنڈ فیز ہوگا، کیا یہ اس کی کڑی ہے؟ کوئی اس کے حوالے سے بھی ایک مہم چلائی جائے گی؟ وہ کئی دفعہ جب وہ ٹی وی میں رابطہ ٹوٹتا ہے نا، تو آتے ہی ایک پٹی آتی ہے، انتظار فرمائیے. آخری 2 دن رہ گئے ہیں آپ کے، آخری الٹیمیٹم جو بلاول نے دیا ہے، 2 دن ہو گئے اور وہ اسلام آباد پہنچ رہے، کہہ رہے کہ بھائی ان کو بھگا کے چھوڑوں گا. ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہے. چلو کوئی بات نہیں، یہ بوجھ برداشت کر لیں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وفاقی وزیر علی زیدی حیدرآباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سندھ کے عوام نے جو محبت دی وہ قابل دید ہے. سندھ میں عوامی رابطہ مہم کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں ایک بریک، جس کے بعد ہیڈ لائنز کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں.